पोषण, न्यूट्रिशन। हाँ, उसके लिए भी छोड़ना है ना, वैज्ञानिक नामकरण के लिए छोड़ना है पेज, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैडम बताई नहीं है फिर, क्योंकि मैं भी तो लिखाऊंगी 3-4 दिन बाद, फिर लिखाऊंगी फिर से। 2 पेज छोड़ दो, 1-2 पेज बस, ज़्यादा नहीं। वैज्ञानिक नामकरण पढ़ रहे थे ना, तो वो तो विविध है, मिसलेनियस है, तो वो तो आपका हफ्ते में 1 दिन होना ही होना है, चाहे वो किसी दिन हो, है ना। तो उसके लिए 1-2 पेज छोड़ के रखो और उस जगह पे मत लिखो, जिससे वो आपका इकट्ठा रहे। अभी 2 पेज मिसलेनियस इधर, 2 पेज मिसलेनियस उधर, तो फिर इकट्ठा नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। आप लोग की कॉपी है, आप लोगों को कैसे सिस्टमैटिक करनी है मैं कैसे बता सकती हूँ किसी की कॉपी में कि कैसे सिस्टमैटिक करनी है। मेरे वे से मत चलो, ठीक है। जो मैं याद करने का तरीका बताती हूँ वो भी मत याद करो। अगर आपको मेरे से अच्छा तरीका आता है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बस आपको वो चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए आपके माइंड पे और आपकी कॉपी पे भी। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण। कोई बता सकते हैं पोषण क्या है? क्या है पोषण? मुझे इसकी डिफिनीशन चाहिए, या फिर अपने लैंग्वेज में आप कैसे इसको बताएंगे कि ये न्यूट्रिशन है क्या? जो चीज भोजन चीज होता है संपूर्ण विकास हो सके। अच्छा, कोई ऐसे ये बता रहे हैं कि ऐसा आवश्यक तत्व जिससे हमारे शरीर का विकास हो सके। कुछ हद तक सही है। और कोई पोषण के बारे में कुछ बताएंगे? आप रोज लेते हो अपने खाने में पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है। दाल लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, है ना। पोषण में कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, तो आप रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, तो ये पोषण के अंतर्गत है। लेकिन पोषण की परिभाषा क्या देंगे? क्यों लेते हैं आप अपना ये जो पोषण है वो क्यों लेते हैं? एनर्जी मिले बॉडी को, और हमारी बॉडी विकसित हो और ग्रोथ करे, है ना। और कुछ? अच्छा, कोई एक अच्छी सी डिफिनेशन बनाओ अपने माइंड पे। इतने तो ब्रिलियंट हो, मुझे इतना पता है कि डिफिनेशन बना सकते हो, बताओ। जीवों के शरीर में समस्त विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन भोजन के अवयवों की आवश्यकता होती है। अच्छा, पोषक तत्वों की आवश्यकता पोषण कहलाती है। और कोई? और कोई एक डिफिनेशन बनाइए अपने माइंड पे। कितना सोच सकते हैं, सोच के बताइए। चलिए, हम सब की आज परिभाषाएं सुनेंगे। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितना डेवलप करते हो अपने माइंड को। मेरे को भी पोषण की परिभाषा नहीं आती, इसलिए पूछ रही हूँ, बताओ। देखो, एक ने बताया, कुछ हद तक सही बताया, वो हम कह रहे हैं। आप भी बताओ अपनी तरफ से, क्या है पोषण, क्यों लेते हैं, क्या करता है, ये भी बता सकते हो। आप बताइए, क्या समझती हैं पोषण से? घर में खाना बनाती हैं, है ना, तो वहाँ पे पोषक तत्व तो आते ही हैं, पोषक तत्व तो होते ही हैं। तो क्या करता है पोषण, क्यों जरूरी है? शारीरिक वृद्धि करता है, मरम्मत करता है बॉडी की। और पीछे बताओ भाई, इधर जो खुसर फुसर कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल चला के डिफिनेशन ढूंढने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। पोषण एक क्रिया है, ठीक है। पोषण क्या है? एक क्रिया है, उपापचयी क्रिया है। समझिएगा ध्यान से। पोषण एक ऐसी उपापचयी क्रिया है जो कि पौधों में उपस्थित खाद्य पदार्थों के संश्लेषण तथा जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों के अवशोषण, पाचन, इसके पश्चात बनने वाली ऊर्जा, जो कि हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। ध्यान से समझिएगा, फिर से बहुत सिंपल सी परिभाषा आपके लिए बनाई हमने। ये पोषण वह उपापचयी क्रिया है जो कि पौधों द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, क्योंकि पौधों में जो ग्लूकोज बनता है उसका संश्लेषण होता है, उसी से एनर्जी मिलती है उन्हें, पौधों को। तो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण तथा जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? हमारी बॉडी विकास के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हमारे बॉडी के रख रखाव के लिए, हमारे नए नए ऊतकों के निर्माण के लिए, ठीक है। इन सभी में उपयोग किया जाता है
वो हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त रूप से पोषण की क्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ कि पोषण क्या है? पोषण एक क्रिया है जो हम खाते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और भी कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट से कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती, प्रोटीन हमारी बॉडी की मरम्मत करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में नए नए मतलब ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। और अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन से भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन हमारे बॉडी पे रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। और फैट की बात करें तो फैट से एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन किस टाइम पे? जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं। आप जितना रोज खाना खाते हैं, अगर आपने एक लिमिट तक खाना खाया है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है प्रतिदिन का, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट आपका एक दिन में पच जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा सा भी, कभी भी थोड़ा बहुत अधिक खाया, जैसे ऑयल बहुत, उस दिन किसी दिन भी ऑयल बहुत ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा? वो जितना ज़रूरी होगा उतना पच जाएगा और जो बचा हुआ आपका होगा वो कहीं दूसरी जगह संचित हो जाएगा। जैसे लाइक दैट आप कहते हैं कि मांसपेशियों में वसा संचित रहता है, होता है, बोलते हैं ना फैट जमा रहता है, वो फैट क्या है? वसा ही है। तो आपका मोटापा जो हो रहा है वो आपके अधिक फैट के कारण होता है। बोलते हैं ना कि अधिक खा रहे होगे इसलिए मोटे होते जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो वसा है उससे भी एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये जो वसा है, इन सभी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या फिर कोई भी अदर चीज़ जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी पे रख रखाव होता है, हमारी सेल बनती है, नए नए ऊतक बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी भी 120 दिन में नष्ट होती है, तो उसके बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डब्ल्यूबीसी भी 5 दिन में नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 3 से 5 दिन में खत्म हो जाती है और डब्ल्यूबीसी भी। तो इन सभी को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आपके पोषण की, पोषक तत्वों की। और वो क्रिया हमारी किसके अंतर्गत कहलाएगी? हमारी पोषण कहलाएगी। अब या फिर पेपर में आएगी पोषण है तो याद रखेंगे पोषण क्या है? एक उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं आती हैं। चलो, ये तो हो गई पोषण की बात। पोषण में हमने आपको बताया कि पोषण में आप क्या कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आपका प्रोटीन, तीसरा पढ़ेंगे विटामिन, और एक चौथा पॉइंट भी ले लेते हैं, वसा। ठीक, ये 4 चीज हमें पढ़ना है पोषण के अंतर्गत। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ेंगे पोषण के पोषण की डिफिनेशन लिखने के बाद हम लोग अब पहला पोषक तत्व पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो थोड़ी सी परिभाषा लिख ली जाए, फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हाँ, ये भी हो सकता है। पोषण एक क्रिया ही है जिसमें ये चीज होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत है, वो 90, 80, 90 है ना, बताया तो था। चलो लिखिए, पोषण डाल लीजिए, पोषण की परिभाषा लिखिए। पोषण वह उपापचयी क्रिया है, पोषण वह उपापचयी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वह उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया है, उपापचयी भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में, पादप मीन्स प्लांट, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, फूड सिंथेसिस, ठीक है, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण तथा जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण तथा जंतुओं में खाद्य पदार्थों के लिखिएगा, खाद्य पदार्थों के पाचन, खाद्य पदार्थों के, जंतुओं में खाद्य पदार्थों के पाचन, डाइजेशन, कॉमा, अवशोषण, अवशोषण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पाचन अवशोषण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से, पाचन अवशोषण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से
प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, रख रखाव, मेंटेनेंस, रख रखाव तथा नए ऊतकों का निर्माण, टिश्यू बोलते हैं ऊतकों का निर्माण एवं जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। नए ऊतकों का निर्माण एवं जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। यह क्रिया पोषण कहलाती है। वह क्रिया पोषण कहलाती है। तो पोषण एक उपापचय क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण तथा जंतुओं में जो भोजन होता है उसका अवशोषण, पाचन होने के बाद जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे हमारे शरीर में मरम्मत होना, नए ऊतकों का निर्माण होना, ये सभी पूरी क्रिया हमारी किसके अंतर्गत कहलाती है? पोषण के अंतर्गत। क्लियर हो गया? जैसे बोल रहे थे कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होगा तो नई ऊर्जा मिलेगी, सेम वही चीज है। चलिए आप सबको डाल लीजिए न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? सब कोई रोज खाने में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। दाल में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन अधिकतर मात्रा में होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं हो सकता, गेहूं में होता है ना? कौन सा प्रोटीन होता है गेहूं में? ग्लूटेलिन होता है ना? और चलो क्या, मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट, जौ में भी कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर जो चीजें होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा जो हम खाना खाते हैं रोज में, उसमें अधिक मात्रा किसकी होती है हमारे खाने में? कार्बोहाइड्रेट की। मतलब अगर आप कह सकते हैं तो अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो प्रोटीन और विटामिन की मात्रा आपके खाने में सबसे कम होती है कि नहीं होती? बताओ कोई ऐसा कि जो दाल खाता हो, चावल कम खाता हो? ऐसा नहीं है ना? चावल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, दाल लेकिन अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा होता है। तो चलिए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, बातें नहीं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसका रेशियो होता है 1:2:1 का, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि कार्बन अगर 1 है किसी में तो हाइड्रोजन कितनी होगी उसमें? 2, और ऑक्सीजन कितनी होगी उसमें? 1। क्लियर हो रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट किन 3 आपके तत्वों से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका रेशियो क्या होता है? 1:2:1 का होता है। आप ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसके कई सारे नाम हैं। इसको शर्करा भी कहते हो, इसको सैकेराइड भी कहते हो, और कुछ भी बोलते हैं इसको। कार्बन के हाइड्रेट बोलते हैं, कार्बन के हाइड्रेट। क्यों कार्बन के हाइड्रेट बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन युक्त कार्बन उपस्थित है इसमें, मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन युक्त कार्बन उपस्थित होने के कारण इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, कार्बन के हाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जो कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना हुआ है। इसके कई सारे नाम हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं, इस कारण से शर्करा भी बोला जाता है, सैकराइड भी बोला जाता है, तथा हाइड्रोजन युक्त कार्बन उपस्थित होने के कारण से कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। हमारी कुल ऊर्जा आवश्यकता, मतलब आप एक दिन में अगर 100% ऊर्जा खर्च करते हैं तो उस ऊर्जा से आपका 50 से 70% भाग किसका होगा? आपके कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 70% भाग कौन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की और बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील भी होते हैं। तो घुलनशील शर्करा के रूप में, मतलब जो ज्यादातर मीठे होते हैं वो ज्यादातर घुलनशील ही होते हैं, तो घुलनशील शर्करा के रूप में, तथा अघुलनशील स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है।
स्टार्च पानी में नहीं घुलता। जैसे आलू का जो स्टार्च होता है, आप आलू काटते हैं, पानी में डालते हैं, उसमें व्हाइट कलर का जो पदार्थ होता है वो कभी भी नहीं घुलता। चाहे आप 10 दिन रख दीजिए, 15 दिन रख दीजिए, लेकिन वो स्टार्च कभी भी नहीं घुलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, घुलनशील भी होता है और अघुलनशील भी होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आप कार्बोहाइड्रेट की थोड़ा और आगे आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में प्रकार अगर हम पढ़ें, कुछ खास बातें थी इसकी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख्यतः 3 प्रकार में बांटे गए हैं। अभी हम केवल समझा रहे हैं, केवल समझिएगा। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड भी आप पढ़ते हो इसको, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। 3 प्रकार के हमारे कार्बोहाइड्रेट डिवाइड हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और आपका पॉलीसैकेराइड। कई लोग यहाँ पे ओलिगो की जगह डाई पढ़ते हैं, बिल्कुल सही पढ़ते हैं। ओलिगो क्यों लिखा है ये आगे चल के बताएंगे। तो मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है, और ये टूटेंगे तो ये किस में टूटेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही टूटेंगे। अब ये जो मोनोसैकेराइड है इसमें 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। किसकी? 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब इस कार्बन की संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो कितने से कितने? 3 से 7। तो अगर 3 कार्बन होंगे तो 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। तो इसके अगर प्रकार कहें तो इसका पहला प्रकार है ट्राइयोस, दूसरा है आपका 4 आएगा तो टेट्रा बोलते हैं, तो टेट्रोस, 5 आएगा तो पेंटोस, 6 होगा तो हेक्सोस और आपका 7 होगा तो 7 से अधिक नहीं जा सकते क्योंकि मोनोसैकेराइड में 3 से 7 तक के कार्बन की संख्या के आधार पर डिवाइड है ये। और 7वां है आपका 7 कार्बन वाला हेप्टोस। तो मोनोसैकेराइड में आपके 5 हैं, ट्राइयोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और आपका हेप्टोस। क्लियर हो गया इतना? अब पेपर में क्या आता है? क्या ये आएगा कि ट्राइयोस क्या है, ये क्या है? बिल्कुल, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो पेपर में आते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पेपर में कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल ही पेपर में पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा है कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है कि ओलिगो है कि पॉली। फिर इसमें भी कई प्रकार हैं तो उसमें भी पूछ लेता है कि अगर मोनो है तो मोनो में कौन सा है, पेंटोज है कि हेक्सोज है कि हेप्टोज है। तो ये बताना थोड़ा सा जरूरी है, तो ध्यान से समझते हैं। अगर ट्राइयोज होगा तो सूत्र क्या बनेगा? अगर इसके अनुपात पे देखें तो C3H6, क्योंकि H क्या है? 1 का दुगना, तो 3 का दुगना हो जाएगा 6, और O क्या होगा? तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? C3H6O3 ट्राइयोज का। और ट्राइयोज के 2 एग्जाम्पल हैं, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से? ग्लिसरैल्डिहाइड और अरे बताओ, ग्लिसरैल्डिहाइड कौन बताएंगे एक एग्जाम्पल? चलिए, मनोज क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हम मनोज से नहीं पूछेंगे, कोई और बताओ। चलो, इसका नाम है डाईहाइड्रोऑक्सीटोन। डाईहाइड्रोऑक्सीटोन, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? आपके ट्राइयोस। टेट्रोस की बात करें तो इसका सूत्र क्या बनेगा? C4H8O4, ठीक है, C4H8O4। और इसके 2 एग्जाम्पल हैं, इरिथ्रोस और एक है इरिथ्रोलोस, ठीक। अब अगर पेंटोस की बात करें तो पेंटोस का क्या बनेगा? C5H10O5। पेंटोस के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। पहला है राइबोज शर्करा और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब ध्यान से सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। पेंटोस के 2 कार्बोहाइड्रेट हैं,
एग्जाम्पल है, पहला है राइबोज शर्करा, जिससे आगे चल के इस शर्करा से हमने आपको अनुवांशिकी पढ़ा है, उसमें हमने बताया भी था कि जो आपका RNA बनता है वो किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट से बनता है, पेंटोज कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, जो कि किसके, राइबोज से बनता है। तो RNA किस शर्करा से बनता है, राइबोज शर्करा से बनता है। और राइबोज किस प्रकार की शर्करा है, पेंटोज, और पेंटोज में भी किसकी, मोनोसेकेराइड के पेंटोज। डीऑक्सीराइबोज की इससे क्या बनेगा, DNA आगे चल के बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि RNA किस प्रकार की शर्करा से बनता है। तो याद रखेंगे 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड के पेंटोज शर्करा के राइबोज शर्करा से बनता है। डीऑक्सीराइबोज से DNA आगे बनेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो आपका इरिथ्रोलोज है, ये 2017 के SSC के पेपर में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आ चुका है पेपर में। अब हेक्सोज की बात करें तो हेक्सोज का सूत्र बन जाएगा C6H12O6, C6H12O6। अब 6 कार्बन वाले हैं तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, मतलब ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हेक्सोज है। और हेक्सोज किस प्रकार का, मोनोसेकेराइड का हेक्सोज है, ठीक है। आप इसी में बात करें तो फ्रक्टोज की भी आ जाती है बात, फ्रक्टोज का भी सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ही होता है। अब हेक्सोज के 3 एग्जाम्पल बनेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक होता है आपका गैलेक्टोज। हाँ, इन तीनों का ही सेम आपका वो होगा, अणुसूत्र होगा, ठीक है। अब ग्लूकोज की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी केवल हम बोलने वाले हैं, लिखेंगे नहीं। अब ग्लूकोज एक महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है जो कि पादपों में भी बनता है और जीवों में भी बनता है, ठीक। आप कोई भी पदार्थ ग्लूकोज से आप कोई भी पदार्थ लेते हैं, उससे आपका कार्बन ऑक्सीडेशन होता है, कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे हम क्या मिलती है, हमें एनर्जी। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है हमारे बॉडी में जो संचित है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज, उसका ग्लूकोज के रूप में निर्माण होगा, फिर ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी, जिसके कारण से उस एनर्जी के साथ हम आपसे बातें कर रहे हैं। अगर एनर्जी ना बन रही होती तो हम क्या होते, बहुत धीरे धीरे स्लोली बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मतलब एनर्जी अंदर से बन रही है, ठीक है। तो कार्बनिक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने के कारण ग्लूकोज को कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवों का ईंधन पदार्थ कहते हैं। ईंधन पदार्थ, ईंधन से क्या मिलती है आपको, ऊर्जा, एनर्जी, चाहे वो आपकी रेलगाड़ी की ईंधन हो, चाहे हमारी बॉडी की ईंधन हो, कुछ भी। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज हमारे बॉडी का ईंधन है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इस कारण से ग्लूकोज को जीवों का ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है ब्लड शुगर, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज से याद रखेंगे कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कहीं कहीं 4.2 भी लिखा रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, जबरदस्ती की बात नहीं कीजिएगा कि दोनों आ जाए तो क्या होगा, बनी लगाए, आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी गलती होगी भी नहीं, ठीक है। मिसप्रिंट अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन 4.1 ये प्रोटीन का जो है तो उसमें तो 4.1 लिखा है, मैंने बुक में पढ़ा, और इसका ग्लूकोज का 4.2 लिखा है। 4.1 किलो कैलोरी होता है, 4.2 आपका हो सकता है प्रोटीन का, शायद उल्टा हो गया हो या सीधा हो गया हो, लेकिन 4.1 ही होता है। दोनों ऑप्शन पे एक साथ नहीं आएंगे, फिर वहाँ पे कुछ दूसरा हो गया होगा, चाहे कैलोरी हो, किलो कैलोरी ना हो सकता है ये चीज़, है ना। तो याद रखेंगे कि अगर ऊर्जा की बात की जाए तो 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी प्राप्त होगी, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। अच्छा, एक सामान्य मनुष्य में ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी होती है, 80 से 120 mg पर 100 ml। मतलब अगर ब्लड का 100 ml लिया जाए, पूरे ब्लड की बात नहीं कर रहे, 100 ml ब्लड के 100 ml में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 80 से
120 mg मात्रा होनी चाहिए पर 100 ml, ठीक है, पर 100 ml। ब्लड के 100 ml में 80 से 120 मात्रा सामान्य व्यक्ति में होगी जिसको शुगर की बीमारी नहीं होगी। बीपी भी बोल सकते हैं, बीपी वहां पे मात्रक बदल जाएगा। बीपी के लिए क्या मात्रक लग जाएगा? ब्लड प्रेशर। हाँ, मात्रक चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है? mg लिखा है और नीचे 100 ml लिखा है। अगर हम बीपी की बात करते तो यहाँ पे क्या लिख देते? जो बताएगा तभी मैं आंसर बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। ब्लड प्रेशर भी यही सुनते हो ना, 80 से 120, लेकिन क्या लिखा होता है कभी ध्यान दिया है? वो तो देना ही नहीं है, इधर भी ध्यान नहीं जाता किसी। उसका मतलब क्या होगा ये भी बताना पड़ेगा। बताओ भाई, ध्यान से पढ़े। MMHg लिखा होता है, समझ में आ गया ना? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की मात्रा की बात करें तो अगर 100 ml रक्त में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 80 से 120 mg। ये ब्लड प्रेशर मत पढ़िएगा, ये ब्लड प्रेशर नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं। अगर शुगर लेवल इससे कम होता है तो बोल देते हैं शुगर लेवल आपके बॉडी पे कम हो गया। अगर 120 से अधिक होता है तो बोल देते हैं शुगर लेवल आपका अधिक हो गया। तो कैसे मापते? इसी से आधार मान के मापते, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज की सर्वाधिक पीछे बात क्यों हो रही भाई? हम यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हैं क्या? सबसे बात हो रही ना पीछे? क्या कर रहे हो? मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब बात हो रही पीछे, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। बातें नहीं करो क्लास में, है ना? क्योंकि मैं पूछ भी लूंगी अभी, ये भी मेरी अंदर है, मैं अब भी पूछ लूंगी। उसमें MMHg होता है लास्ट में। लिखा देंगे, सब्र करो। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है? अंगूर में पाई जाती है, ठीक। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को प्राकृतिक शर्करा के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो फलों में मिठास होती है वो किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के। शहद भी मीठा होता है, शहद में भी किसके कारण मिठास होती है? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज का एक दूसरा नाम है लेवुलोज। क्या कहते हैं फ्रक्टोज को? लेवुलोज। गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज भी एक प्रकार का हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट है जो कि किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए किसमें गैलेक्टोज पाई जाती है? दूध में। कैसे याद करेंगे गैलेक्टोज को? क्योंकि सबको एक नाम पता होगा, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, उसी से इंक्लूड कर लेंगे गैलेक्टोज, ठीक है। तो याद हो जाएगा दूध में। फिर से रिवीजन करें, ध्यान से सुनिएगा। ओलिगो पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि इधर का भूल जाओगे, वो हमें पता है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से शुरू से फिर इसको लिखाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना हुआ है। हमारी टोटल ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 70% भाग कौन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्करा तथा अघुलनशील स्टार्च के रूप में भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं, सैकराइड भी बोलते हैं तथा हाइड्रोजन युक्त कार्बन होने के कारण कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात की जाए तो इसमें 3 से लेकर 7 तक के कार्बन परमाणुओं के आधार पर इसे नाम दिया गया है। अगर 3 है तो ट्राइओस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस और 7 है तो हेप्टोस। ट्राइओस की बात करें तो ट्राइओस में 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड, दूसरा है डाईहाइड्रोऑक्सीटोन। टेट्रोस में 2 एग्जाम्पल हैं, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। पेंटोज में भी 2 एग्जाम्पल है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज से बनेगा आरएनए और आपका डीऑक्सीराइबोज से बनेगा डीएनए। हेक्सोज की बात करें तो हेक्सोज में 3 एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका गैलेक्टोज। ग्लूकोज में हमने बताया कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, साथ ही साथ जीवों का ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। जीवों का ईंधन पदार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इससे हमें प्राप्त होती है एनर्जी, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है ब्लड में 80 से 120 mg/100 ml होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी भी प्राप्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज हमारे अंगूर में पाया जाता है। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को प्राकृतिक शुगर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फलों में मिठास होती है वो किसके कारण होती है? फ्रक्टोज। इसे लेवुलोज भी कहते हैं। शहद में भी क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? दूध। चलो लिखो। रुकिएगा 2 मिनट।
कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक यौगिक है, नहीं ऐसा लिखेगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बनने वाला कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बनने वाला कार्बनिक यौगिक है। इन्हें शर्करा सैकेराइड तथा कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। इन्हें शर्करा सैकेराइड तथा कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। सामने लिखा हुआ है कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। आगे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील शर्करा तथा अघुलनशील स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील शर्करा तथा अघुलनशील स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं तथा ये स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कुछ को छोड़ के वैसे सभी कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। स्टार पॉइंट बना के लिखे, ये पेपर में आ चुका है। लिखे शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 70% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। 50 से 70% भाग कौन बनाते हैं हमारी ऊर्जा का? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है, या प्रकार लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चार्ट बनवा देते हैं, वो खाने वाला चार्ट ना समझना, ये वाला चार्ट, ठीक है ना। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखा भी देंगे। तो एक काम कीजिए, हम ऊपर इसको पूरा मिटा के लिख रहे हैं, जैसे ऊपर उस तरह आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। समझा दिया है तो समझ में आ गया होगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट लिख के नीचे आपको 3 ऐसे लाइन बनानी है। पहले साइड लिख लीजिएगा मोनोसेकेराइड, थोड़ा बड़ा लिखिएगा, ठीक है, मतलब बड़े से पेज पे लिखिएगा जिससे एग्जाम्पल भी लिख सकें। दूसरे साइड लिख लीजिएगा ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा लिख लीजिए पॉलीसेकेराइड। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बारे में दिखाते हैं। ट्राइयोज, फिर है आपका टेट्रोज, फिर है पेंटोज, हेक्सोज, और है ये आपका हेप्टोज। ठीक है, इसके
एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख रहे हैं, तो आप लोग भी उसके नीचे या उसके सामने उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसको हम अलग से लिखाएंगे कॉपी पे, लेकिन आप ही के लिए याद करने का तरीका है कि चार्ट को देख के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में ही आता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल, ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा है डाईहाइड्रोऑक्सीटोन। टेट्रोज के भी दो एग्जाम्पल, इरिथ्रोज, कोई प्रॉब्लम है किसी को? इरिथ्रोलोज। अब ये मत पूछना कि मैडम कितना स्पेस दे के बनाए, ठीक है, जितना स्पेस दे के बनाना हो बना लो, क्योंकि एग्जाम्पल भी लिखने हैं साथ में। हाँ, उसके साइड के लिए जगह बचा के रखना ना। अब बता रहे ना, कुछ लोगों का दिमाग ऐसे चल गया होगा कि नीचे जगह बची तो नीचे ही बना लेते हैं। अब नीचे क्यों बनाओगे, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल भी लिखा रही हूँ। कुछ का ऐसा लगा होगा कि अरे सीधा सीधा बना लेते हैं। थोड़ा कॉपी को टेढ़ा भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी को आप कि नहीं कर सकते? हम बोर्ड को टेढ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड मेरा काफ़ी बड़ा है ना। अपनी कॉपी को टेढ़ा करो भाई। पेंटोज के दो एग्जाम्पल, राइबोज। ये याद करने के लिए शॉर्टेज पे लिखना है आपको अपनी कॉपी पे, ठीक है। आपको पढ़ने का टाइम नहीं तो 1 मिनट में फोटो खींच लो इसकी और अपने मोबाइल पे देख सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा। परिभाषा नहीं आती पेपर में, इसलिए परिभाषा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिखना है। टेट्रोज, इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज। पीछे दिख रहा है, और बड़ा लिखें, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, जिसको आंख में प्रॉब्लम हो। आंखों पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, ठीक है, जोर देंगे तो फिर आंखें खराब हो जाएंगी। ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। आगे आ जाओ गर्ल्स, यहाँ पे खाली, यहाँ पे बैठ जाओ, है ना, पीछे से नहीं दिख रहा है। बॉयज कुछ नहीं बोलेंगे, मैडम खड़ी है यहाँ पे अभी। अच्छी जगह है। चलिए लिखिए, इतना बनाइए पहले। है बताएंगे बताएंगे। क्या कंफ्यूजन है भाई? टेट्रोज क्या है? इरिथ्रोज, और दूसरा है इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोज और दूसरा है इरिथ्रोलोज। पेंटोज के दो हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज के दो हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज के 3 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज ऐसे ही लिखते हैं शायद, फ्रक्टोज ही होता है। नहीं ऐसे ही लिखते तो ऐसे ही है, पता नहीं है, पढ़ते ऐसे हैं, लिखते भी ऐसे ही हैं। हिंदी में तो ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं ना। इंग्लिश में तो फिर आसान हो जाएगा लिखना। अब हिंदी में तो हिंदी में तोड़ तोड़ के लिख रही हूँ, तो ये थोड़ी नाम ऐसे आएंगे। गैलेक्टोज हो गया? नहीं मैम। अरे कैसे सर हिलाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे का मतलब क्या होता है, हो गया कि नहीं हुआ? ऐसे का मतलब नहीं हुआ, ऐसे का मतलब नहीं, ये ऐसे ऐसे हिलाते भी नहीं ना, ऐसे ऐसे कैसे हिलाते हैं, ऐसे कैसे हिलता है?
ऐसे ऐसे ही लाया तो मुझे समझ में आया कि हुआ है, अब ऐसे ऐसे क्या होता है। तो थोड़ा अटपटे टाइप के हो, चटपटे टाइप के, क्या बात है। अभी मैं परिभाषा बनाने के लिए कह दूं तो फिर अटपटा चटपटा सब खत्म हो जाता है। अब पूछने के लिए 2 चीज में तो बिल्कुल ना कहें मैडम, बिल्कुल भी नहीं, और सब में पूरी क्लास में इंटरटेनमेंट होता है। हो गया ना, चलो लिखो, बोलते जा रहे हैं, लिखते चलिए, दिखा देंगे। हेप्टोज का है स्यूडो हेप्टुलोज, एग्जाम्पल ही है उसका, स्यूडो हेप्टुलोज। अरे भाई लिख लो एग्जाम्पल इसका, स्यूडो हेप्टुलोज। हाँ हेप्टोज का है स्यूडो हेप्टुलोज, स्यूडो हेप्टुलोज। चलो डालिए मोनोसेकेराइड, परिभाषा लिखा दे मोनोसेकेराइड की। ये चार्ट को गड़बड़ नहीं कि वहीं पे एडजस्ट कर दो परिभाषा भी ऐसे करके, हाँ अब ऐसा नहीं करना क्योंकि कल वो पूरा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जुगाड़ में होंगे ना, तो जुगाड़ नहीं करना, अगले पेज से लिखो मोनोसेकेराइड डाल के। हाँ इसको डिटेल करा रहे हैं, लिखो, होगा नहीं आज ही कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट डिटेल के चक्कर में। लिखो मोनोसेकेराइड, डालिए मोनोसेकेराइड। आज तो जितना लिखा है उतना तो लिखा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि कल कौन समझाएगा इस चीज को फिर से। तो संडे हो जाएगा ना, किसमें? हेक्सोज, हेप्टोज पे, स्यूडो हेप्टुलोज, स्यूडो हेप्टुलोज। लिखिए मोनोसेकेराइड डाल के, यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड डालिए पहले, इसकी परिभाषा लिखा रहे हैं, ये परिभाषा नहीं कुछ और बोल सकते हो इसमें। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील तथा स्वाद में मीठे हैं, मीठे होते हैं। यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बो लिख के ना बिंदी रख दो, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो। कार्बोहाइड्रेट है तथा यह स्वाद में मीठे एवं जल में घुलनशील होते हैं। ये तो लिख लिया ना, स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। इनमें 3 से 7 तक, इनमें 3 से 7 तक कार्बन परमाणु, 3 से 7 तक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। चलिए पहला नंबर डाल के लिखेंगे, ट्राइओज उपस्थित होते हैं। लिखेंगे पहला नंबर ट्राइओज डाल के, लिखिए। सूत्र लिखना है तो लिख लीजिए, इसका सूत्र C3H6O3 होता है, C3H6O3 होता है। पेपर में नहीं आएगा, ट्राइओज अगर आता भी है तो ट्राइओज बना लेंगे आप, ठीक है। C3H6O3 होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर लिखना है तो, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो फिर से इसी को रिपीट कर दीजिए। नहीं लिखना उसमें एग्जाम्पल लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा, कुछ और से नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ट्राई ऐसे लिखो, टेट्रोज पे भी सूत्र लिख लो, C4H8O4, क्योंकि एग्जाम्पल लिख चुके हैं तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस उस पन्ने को फाड़ के फेंक नहीं देना, नहीं तो मिलेगा नहीं। फिर टेट्रोज में वही लिख लो सूत्र, C4H8O4। पेंटोज पे लिखना, पेंटोज पे थोड़ा सा लिखाएंगे, पेंटोज पे लिखिए। पीछे समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा? थोड़ा ध्यान से सुनो। ट्राइओज लिखोगे तो ट्राइओज में एग्जाम्पल जो अभी आपने चार्ट बनाया उसमें लिख लिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं, आपकी बड़ी इच्छा है लिखने की, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और सूत्र लिख लीजिए अगर लिखना है तो। ऐसे ही टेट्रोज पे करना है, सूत्र लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, अगर इच्छा है तो एग्जाम्पल इसी को लिख लीजिए, ठीक। पेंटोज में लिखना पड़ेगा, सूत्र भी और एग्जाम्पल भी। चलिए देखिए, पेंटोज डाल के लिखिए, सूत्र लिख लीजिए, C5H10O5 होता है, इतना लिख लिया होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ लोगों को
मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। पेंटोज डालिए सब कोई, रुकिएगा। जो होशियार है थोड़ा शांत बैठिए, मैं पीछे वालों को थोड़ा आपके बराबर पे लेके आती हूँ। पेंटोज डालिए कॉपी पे, जिन्होंने नहीं डाला वो पेंटोज डालो कॉपी पे, डालिए पेंटोज। सूत्र लिखो C5H10O5, C5H10O5। सब, अब मैं ये नहीं पूछ सकती सब मेरे बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि सब मेरे हम उम्र भी है यहाँ पे, तो बच्चे बोलना गलत बात होगी, लेकिन सब मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। जो होशियार हैं थोड़ा शांत हो जाया करें, मैं उनको भी उस लेवल पे लेके आऊँ जिससे साथ में चले। इतना लिख लिया, सूत्र लिख लिया। लिखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट राइबोज, पेंटोज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट राइबोज, राइबोज, राइबोज। अब उसके सामने डैश करके लिखिए, इससे RNA का निर्माण होता है, इससे RNA, RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड निर्माण होता है, RNA का निर्माण होता है, निर्माण होता है। RNA का फुल फॉर्म आप लिख चुके हैं। जो नए हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि मैडम क्या पढ़ाएंगे, तो समझ में आ रहा है कि मैडम क्या पढ़ा रही है, इतना समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नए वाले बताओ, आ रहा है? पीछे बॉयज क्या है, आ रहा है? और इधर भी कोई गर्ल्स में और कोई नए हैं? आप है नए, आ रहा है समझ में ना क्या पढ़ रहे हैं? चलो अब लिखो डीऑक्सीराइबोज। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए डीऑक्सीराइबोज। पहला एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरा लिखेंगे डीऑक्सीराइबोज, 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 डीऑक्सीराइबोज। इसके सामने डैश करके लिखिए, इससे DNA का निर्माण होता है, इससे, इसके सामने डैश करके लिखो, इससे DNA का निर्माण होता है, DNA, DNA का निर्माण होता है। अब अगला पॉइंट लिखिए, पेंटोज हो गया, अब लिखिए हेक्सोज, हेक्सोज। इसको लिखना पड़ेगा, इसमें काफी लिखना है। हेक्सोज लिखिए, इसका सामान्य सूत्र, हेक्सोज पे लिखे सब कोई, इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। हेक्सोज पे लिखे, इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है, O6 होता है। पहला नंबर डाल के लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हेक्सोज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे ग्लूकोज। जब मैं एग्जाम्पल बोला करूँ तो एग्जाम्पल डाल के नीचे वाली लाइन से एग्जाम्पल डाल के लिखते हैं, है ना? लिखने का तरीका मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि अगर आप सही लिखते हैं तो आपको सही से समझ में आएगा। एक ही लाइन पे सब मत लिखा करो। जब एग्जाम्पल बोला तो ठीक है, हेक्सोज के सामने सूत्र लिख लिया, एग्जाम्पल उसके नीचे लिखो, फिर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आके ग्लूकोज लिखो, फिर उसके आगे लिखो। लिखने का तरीका सबको पता है, बहुत बड़े हो गए आप लोग। मैं क्लास सेकेंड के बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन MSc सब कुछ करके बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो कि ऑलरेडी नौकरी करने वाले हैं, ठीक है ना? अगर कहीं अधिकारी बन गए और लिखने के लिए लेटर कह दिया तो सब थोप डालोगे उसी पे, क्या मतलब है फिर आपके पढ़ने का? थोड़ा सा सब कुछ सीखो, सब कुछ। एक पढ़ा लिखा बंदा होना अलग चीज़ है और एक पूरा पढ़ा लिखा बंदा होना एक अलग चीज़ है। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखते आता है तो आप फिर सब एक ही पेज पे लिख डालो, ऐसा नहीं होता। पूरा पढ़ा लिखा का मतलब ये कि जो भी लिखो स्पष्ट लिखो और जैसे लिखा जाता है वैसे लिखो। आ रहा है समझ को? मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रही हूँ, मैं सबको क्लास में बैठी मैं सबकी कॉपी चेक करने लगूँ तो सब में थोड़ी थोड़ी गलती मुझे जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होते तो यहाँ पे नहीं होते, ये भी बात है ना? लेकिन लिखने का तरीका अपना सुधारिए। अगर आप कहीं भी कभी मान लीजिए आपको नौकरी तो मिलेगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं। अगर लगा रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, मैं नहीं बोल रही कि नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको नौकरी मिल गई और सबसे पहले आपकी राइटिंग की स्किल देखी जाएगी। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपका कभी एप्लीकेशन लिखने का मौका आया, छुट्टी लेनी है, तो अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से और सही तरीके से नहीं लिखी तो आपकी छुट्टी रद्द और आप भी रद्द, ये भी समझना। हाँ, तो इसलिए ध्यान से उस चीज़ को सीखिए। हर चीज़ में सब कुछ सिखाऊंगी,
ठीक है, खाना बनाने के अलावा मैं यहाँ पे पढ़ना सिखाऊंगी, लिखना भी सिखाऊंगी, बोलना भी सिखाऊंगी, बैठना भी सिखाऊंगी। जो मुझसे नहीं आता मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी। चलो लिखो, ग्लूकोज पे लिखो। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है, ग्लूकोज पे लिखिए। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ग्लूकोज को जीवों का ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। इसलिए ग्लूकोज को जीवों का ईंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। अब ईंधन को इंग्लिश में नहीं बताऊंगी क्या कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस हाँ, ग्लूकोज को जीवों का ईंधन पदार्थ कहते हैं। इतना लिख लिया। चलिए आगे लिखिए। यह रक्त में पाया जाता है। ग्लूकोज यह रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसे ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये नाम पेपर में आ चुका है, डेक्सट्रोज, ठीक है। इसलिए इसे ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज भी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg पर 100 ml होती है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg पर 100 ml होती है। एक स्टार पॉइंट बनाइए। ml होती है। स्टार पॉइंट फर्स्ट लिखिए। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। हो गया। अगला स्टार पॉइंट लिखिए। सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज अंगूर में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज अंगूर में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज अंगूर में पाया जाता है। अब लिखिए अगला नंबर एग्जाम्पल। ग्लूकोज हो गया कंप्लीट। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखिए फ्रक्टोज। ये लिखिए। यह मीठी प्राकृतिक शर्करा है, नेचुरल शुगर। यह मीठी प्राकृतिक शर्करा है। थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाइएगा। यह मीठी प्राकृतिक शर्करा है। यह मीठी प्राकृतिक शर्करा है जो फलों में पाई जाती है। जो फलों में पाई जाती है। जो फलों में पाई जाती है। इसे लेवुलोज भी कहते हैं। इसे लेवुलोज भी कहते हैं। इसे लेवुलोज भी कहते हैं। लेवुलोज भी कहते हैं। स्टार पॉइंट बनाइए। शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है।
शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल लिखिए गैलेक्टोज। गैलेक्टोज डालिए, तीसरा एग्जाम्पल गैलेक्टोज। यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। गैलेक्टोज पे लिख लीजिए, यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लिखिए। किसमें लिखना है? अब गैलेक्टोज में लिख दिया ना कि यह आपके दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। चलो अब सबसे लास्ट लिख लो हेप्टोज के बारे में थोड़ा सा। हेप्टोज, हेप्टोज देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें डाल के लिख लीजिए। एक ही एग्जाम्पल है इसका, स्यूडो हेप्टुलोज। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हेप्टोज का पहला एग्जाम्पल है स्यूडो हेप्टुलोज, एक ही है। लिखिए, यह स्यूडो हेप्टुलोज, स्यूडो हेप्टुलोज। सूत्र क्या है इसका? सूत्र क्या होगा? C7H14O7। लिखिए, यह फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। चलिए, आज ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कल की क्लास में हम लोग ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड